नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं किस तरह से कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार किया जा रहा है, कौन कौन सी योजनाएं लाई जा रही हैं जिसके जरिए किसानों को और ज़्यादा मजबूती दी जा सके। कार्यक्रम में 3 सेगमेंट के जरिए आपको हम जानकारी देते हैं। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान बहनों भाइयों, लगातार कृषि दर्शन के माध्यम से आपको हम जानकारी दे रहे हैं एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में। जी हाँ, एक श्रृंखला के रूप में लगातार अलग अलग राज्यों में किस तरीके से एकीकृत कृषि प्रणाली के जो मॉडल हैं वो विकसित किए गए हैं, इस बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और अब से पहले आपने देखे दिल्ली या फिर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, आज खासतौर से हम बात करेंगे हरियाणा राज्य की। यहाँ पर किस तरीके से एकीकृत कृषि प्रणाली के जो मॉडल हैं उनको अपनाया गया है और इसके जरिए किसानों को कितना लाभ मिल रहा है, आइए देखते हैं। हरियाणा का ये एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल 5.5 हेक्टेयर जमीन पर फैला है और ये यहाँ की एक महिला किसान के खेतों में तैयार किया गया है। इस मॉडल में खाद्यान्न के अलावा सब्जियां भी उगाई जा रही हैं और पशुपालन भी हो रहा है। खाद्यान्न में मुख्य रूप से धान और गेहूं, जबकि सब्जियों में प्याज और टमाटर। हरियाणा के IFS मॉडल में पशुपालन के रूप में भैंस पाली जा रही है। इनका चारा भी एकीकृत कृषि प्रणाली का हिस्सा है। राज्य के अधोई गांव में मौजूद ये मॉडल जिला अंबाला में पड़ता है और इसमें जबरदस्त कमाई हो रही है। बताया जाता है कि यहाँ हर साल 9,50,000 रुपए की आय हो रही है, जिसमें से शुद्ध लाभ 6.5 लाख रुपए है, यानी 1/3 लागत में 2/3 आमदनी। इस तरह कहा जा सकता है कि ये मॉडल कम लागत में अधिक कमाई का आदर्श उदाहरण है। इससे ये बात भी साबित हो गई कि छोटे किसान ही नहीं बल्कि ज्यादा जमीन वाले भी एकीकृत कृषि प्रणाली में दिलचस्पी ले रहे हैं। कृषि दर्शन में अभी तक जितने भी मॉडल दिखाए गए हैं उनमें ये सबसे बड़ा है। ऐसे समय जब प्रति किसान जोत की जमीन कम होती जा रही है, इस तरह के मॉडल का विस्तार जरूरी है। वैसे भी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की कोशिश कर रही है। एकीकृत कृषि प्रणाली इस दिशा में उठाया गया बेहतर कदम है। देश भर में अलग अलग जगह ऐसे 63 मॉडल तैयार किए गए हैं। आसपास के किसान भी इनकी कामयाबी देखकर अब एकीकृत कृषि प्रणाली की ओर आकर्षित होने लगे हैं। ये एक तरह से जैविक खेती की तरह काम करता है, जिसमें प्राकृतिक खाद पशुपालन से प्राप्त हो जाती है और पशुओं के लिए चारा खेतों से मिल जाता है। एकीकृत कृषि प्रणाली में सिर्फ खेती पर ही निर्भर नहीं रहा जाता, बल्कि डेयरी, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन जैसे दूसरे व्यवसाय भी किए जाते हैं। इन सब की थोड़ी थोड़ी आय मिलकर बड़ी कमाई बन जाती है। तो जाना आपने कितनी कारगर है एकीकृत कृषि प्रणाली, जिसके जरिए न सिर्फ किसानों की लागत कम हो सकती है बल्कि आमदनी भी दोगुनी हो सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर की। किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों की पौधशाला तैयार कर लें। मिर्च, टमाटर, बैंगन आदि सब्जियों के बीजों की व्यवस्था भी किसी प्रमाणित स्रोत से करें। साथ ही गाजर, मूली, चुकंदर और शलगम की फसल में निराई गुड़ाई का कार्य किसान कर सकते हैं। इन फसलों में कीट और रोग की निगरानी भी लगातार करते रहें। साथ ही गोभी वर्गीय सब्जियों में भी निराई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण का काम किसान कर सकते हैं। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कृषि संबंधी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में लगातार आपको हम बताते हैं किस तरीके से हमारे सफल और प्रगतिशील किसान कृषि क्षेत्र को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज खासतौर से हम बात कर रहे हैं वल्लभ भाई की, जो कि एक सफल गाजर किसान है और खासतौर से इनके योगदान की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक बायो फोर्टिफाइड किस्म इजाद की है। क्या है ये किस्म जिसे नाम दिया गया है मधुवन? आइए देखते हैं। गुजरात के जूनागढ़ जिले के खंगदरोल गांव के 95 वर्षीय वल्लभ भाई वसरम भाई मारवानिया ने गाजर की एक बायो फोर्टिफाइड किस्म मधुवन गाजर को विकसित किया है। आपको बता दें कि बायो फोर्टिफाइड गाजर की इस किस्म में बीटा कैरोटीन और लौह तत्व की उच्च मात्रा मौजूद होती है। वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया को उनके इस कार्य के लिए वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1943 में वल्लभ भाई वासरा भाई मरवानिया जब लगभग 13 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने 5 एकड़ खेत में अपने पिता की मदद करने के लिए 5वीं कक्षा के बाद शिक्षा छोड़ दी। उन्होंने अपने पिता की खेती में मदद करनी शुरू की। उनके खेतों में दाल, अनाज, मूंगफली, मक्का और ज्वार उपजाई जाती थी। साथ ही मवेशियों को खिलाने के लिए गाजर भी उगाई जाती थी। शुरुआत में इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर इन्होंने हार न मानी। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इन्होंने गाजर की बायो फोर्टिफाइड किस्म को विकसित किया। वल्लभ भाई की इस खोज से इस क्षेत्र के 150 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। जूनागढ़ के 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इसकी खेती की गई है। इसकी औसत पैदावार 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है। स्थानीय किसानों के लिए ये आमदनी का प्रमुख स्रोत बन गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लगभग 1000 हेक्टेयर में मधुवन गाजर की खेती की जा रही है। बायो फोर्टिफाइड किस्म मधुवन गाजर गुणों से भरपूर है। इसका इस्तेमाल दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। वल्लभ भाई ने इस उपजाति की कृषि के साथ साथ संरक्षण एवं विकास का कार्य करना शुरू किया। इस किस्म के विकास के शुरुआती वर्षों के दौरान इन्होंने बीज उत्पादन के लिए सबसे अच्छे पौधों को चुना और घरेलू खपत तथा विपणन को ध्यान में रखते हुए एक छोटे से क्षेत्र में इसकी खेती की। मांग बढ़ने पर 1950 के दशक में इन्होंने इसकी खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू की। उन्नत किस्मों का चुनाव बीजों के रूप में किया। उन्होंने अपने गांव और आसपास के गांव में बीजों का वितरण किया। इसके बाद इन्होंने व्यापक पैमाने पर बीजों की बिक्री करनी शुरू की। मधुबन बाजार की औसत उपज 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा रही है। भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कुपोषण से ग्रसित है। साथ ही भारत की महिलाओं में आयरन की कमी से अनीमिया रोग आम है। ऐसे में गाजर की ये किस्म काफी लाभदायक हो सकती है। ये प्रजाति भारत के राष्ट्रीय पोषण नीति के संकल्पना की दिशा में 2022 तक पोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकती है। यही कारण है कि सरकार ने वल्लभ भाई वासरा भाई मरवानिया के इस कार्य की सराहना की। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। बताएंगे आपको प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा संदेश में गांव और खासतौर से किसानों के लिए भी, और कृषि संबंधित क्या है ताज़ा जानकारी। सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं क्या है खास आज फार्मिंग इंडिया में। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं फसल अवशेष प्रबंधन अपनाना क्यों जरूरी है और इसका महत्व आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार किस स्तर पर प्रयास कर रही है, हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री गिरीश जयंती लाल शाह से खास बातचीत की हमने और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कर रहे हैं इसके लिए और किस तरह का खतरा रहता है। देखिए, जब फसल अवशेष को जला दिया जाता है इसके दुष्परिणाम क्या है हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका खतरा क्या हो सकता है और ये खतरा कम से कम हो सके, इसकी रोकथाम हो सके और खासतौर से फसल अवशेष प्रबंधन हम अपनाएं, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, क्या कुछ खास जानकारी उन्होंने दी, आइए देखते हैं। हमको प्रदूषण घटाना है, जल वायु का प्रदूषण घटा। पंच तत्व होते हैं, भूमि है, जल है, वायु है, ये पंच तत्व का हमें यदि प्रदूषण घटाना है तो ये 5 के सामने 5 है, जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन। ये 5 लोग मिलकर ये 5 चीज़ों का प्रदूषण घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? भाई, पराली जला रहे हैं, क्यों जला रहे हैं? क्योंकि पराली को खेत में से उठा के डालने का, दूर तक देने का उसके पास व्यवस्था नहीं है। अरे भाई, तो गांव में एक गौचर में एक कॉन्सेप्ट बना लो कि पराली सारी वहाँ आ जाए और उसके सामने वो गोबर ले जाए, तो पराली जलाएंगे नहीं, प्रदूषण होगा नहीं। हर कलेक्टर साहब को मैं ये निवेदन करूंगा, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये समस्या बहुत भारी है, आप पराली जलाने पे प्रतिबंध कर दो। गांव में 10-10 एकड़ की एक तार फेंसिंग के साथ कॉर्डन कर दो। सारे स्ट्रे कैटल जो कहते हैं आवारा पशु या घूमते हुए पशु, तो सारे पशुओं को यदि वहाँ पे लेके आ जाओ, बस किसान आके अपनी पराली वहाँ डाल दे और साफ सफाई करके गोबर उठा के जाए, खेत भी सुधर जाएगा। जल का प्रदूषण किसने किया है? कोई बाहर से फॉरेन से आके तो जल प्रदूषण करता नहीं है, हम ही जाके प्रदूषण कर रहे हैं। हम जाके उसमें कूड़ा कचरा डाल रहे हैं। हम जिस गांव में तालाब बनाते, अभी तक हम लोगों ने 3000 से अधिक तालाब बनाए हैं। महाराष्ट्र के जालना जिला पूरा एडॉप्ट किया हुआ है, राजस्थान में कई एरिया में हमने काम किए। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया है, कोई भी गाँव का तालाब बनेगा तो जैसे भी हम देंगे, डीजल गाँव वाले देंगे। उसका भी कॉन्सेप्ट क्या है? पर एकड़ गाँव में किसान, उसके पास 10 एकड़ जमीन है तो 1000 रुपया देगा, पर एकड़ 100 रुपया। किसी के पास जमीन नहीं, सिर्फ पशु है तो पर कैटल 100 रुपया, पर पशु 100 रुपया। उससे क्या होगा? पूरा गांव जुड़ जाता है। तो वो तालाब जो बन गया, नाले बन गए, उसको लगेगा ये मैंने बनाया, ये मेरा है, तो वो पानी को दूषित नहीं होने देगा। कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और आइए अब बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अगर बात की जाए कृषि और उसके साथ साथ किसान और अगर ग्रामीण विकास की बात की जाए तो इसमें सुधार की संभावनाओं पर जोर दिया। आने वाले समय को भी अगर देखा जाए लगातार बदलाव की बात कही जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद इस बारे में संज्ञान लेते हुए क्या कुछ साझा किया, आइए देखते हैं। कृषि अपार क्षमताओं से भरी है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयां हमें स्वीकार करनी होगी। हम कृषि प्रधान देश कहे जाएं, उसके बावजूद भी आज करीब 65-70 हजार करोड़ रुपए का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। ये हम बंद कर सकते हैं, हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। ये पैसों का हकदार हमारा किसान है, लेकिन इसके लिए हमारी योजनाएं उस प्रकार से हमें बनानी होगी। हमने पिछले दिनों दालों में प्रयोग किया, उसमें सफलता मिली। अब दाम बाहर से लाने में, दालों को बाहर से लाने में खर्चा हमारा काफी कम हुआ है। ऐसी कई चीजें, कई खाद्य चीजें बिना कारण हमारे टेबल पर आज आ जाती है। हमारे देश के किसानों को ऐसी चीजों को उत्पादन में कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। और इसलिए ऐसे कई कृषि उत्पाद हैं जो हमारे किसान
न सिर्फ देश के लिए पैदा कर सकते हैं बल्कि दुनिया को भी सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी राज्य अपनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके हिसाब से किसान को मदद करें। साथियों, बीते वर्षों में कृषि से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इसका परिणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश में कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारा पोटेंशियल इससे अनेक गुना ज्यादा है। हमारे प्रोडक्ट्स का वेस्टेज कम से कम हो, इसके लिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जितने भी पोटेंशियल जहां भी है उसको जोड़ना पड़ेगा। हमें जानते हैं कि भारत साउथ ईस्ट एशिया में रॉ फिश एक्सपोर्ट करता है। जब मैंने प्रारंभ में कहा, वहां वो फिश प्रोसेस करके भारी मुनाफे और प्रोसेस प्रोडक्ट के तौर पर बेची जाती है। क्या हम सीधे प्रोसेस फिश प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? हमारे सभी कोस्टल स्टेट खुद अपना इनिशिएटिव लेकर के इस पूरे ग्लोबल मार्केट को ऊपर अपना प्रभाव पैदा नहीं कर सकते हैं? ऐसी स्थिति कई और क्षेत्रों, कई और प्रोडक्ट्स के साथ है। हमारे किसानों को जरूरी आर्थिक संसाधन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, आधुनिक टेक्नोलॉजी मिले, इसके लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार कृषि क्षेत्र में सुधारों की बात कही जा रही है और इन्हीं सुधारों के बलबूते हम मान सकते हैं कि नया बदलाव जो है वो हमें कृषि क्षेत्र में नजर आने लगा है। इसके साथ साथ किसानों को जानकारी देने का सिलसिला भी जारी है और हर वर्ष की तरह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा में इस बार भी मेले का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, ये मेला 25, 26 और 27 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इस मेले में इस बार क्या कुछ खास रहेगा, आइए देखते हैं। किसान मेले का जो मुख्य विषय है वो आत्मनिर्भर किसान, ये हमने रखा है और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य लक्ष्य है कि किस प्रकार से हम किसानों को कृषि के व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाएं और उनकी आमदनी बढ़ाएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जितनी उन्नत तकनीकियां हैं उनका हम प्रदर्शन करेंगे और जितनी फसलों की प्रजातियां हैं जिसमें धान की उन्नत प्रजातियां, बासमती धान की खासकर पूसा बासमती 1718 है, 1509 है, 1121 है, 1401 है। एक नई किस्म हमने और विकसित की है इस वर्ष 1692, इसका भी सीमित मात्रा में बीज किसान भाइयों को देंगे। इसके साथ साथ मूंग की नई किस्मों का बीज दिया जाएगा, अरहर की जो किस्में हैं उनका बीज दिया जाएगा और साथ ही साथ सब्जियों की एक किट दी जाएगी। उसमें 8-10 तरह की सब्जियां जो कि गर्मी में और आगे आने वाले खरीफ के मौसम में उगाई जा सकती हैं, उनका बीज उपलब्ध कराया जाएगा। सर, अभी कोविड के समय है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखना है, तो सर इस बार क्या कुछ विशेष व्यवस्था कर रहे हैं जिससे किसान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए यहाँ पर आ सकें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इसको हम लोगों ने केंद्र में रखते हुए अपनी जो बात हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि जैसे एक गांव से अगर 500 किसान मेले में भाग लेने के लिए आते हैं तो हमारा अनुरोध रहेगा कि चूंकि मेला 3 दिन लगाया जा रहा है तो 500 किसान एक गांव के पहले दिन ना आएँ या किसी एक दिन ना आ करके 3 दिन में अपने आप को बांट करके समूहों में आएँ। तो इससे हम जो हमारी दूरी है उसको बना करके रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने निर्णय लिया है कि इस बार जितने किसान मेले में आएंगे वो वैसे तो अपनी मास्क की व्यवस्था करके आएंगे, अगर नहीं भी आते हैं तो हमने अपने संस्थान की तरफ से मेले के लिए एक विशेष मास्क की व्यवस्था की है। हर किसान भाई को मास्क भी दिया जाएगा। इसके अलावा उनके द्वारा जो मिट्टी का सैंपल लाया जाएगा या पानी का सैंपल लाया जाएगा उसकी जाँच कराने की व्यवस्था की जाएगी और फसलों की उन्नत प्रजातियों का बीज दिया जाएगा। जितने हमारे संचार माध्यम हैं उनके द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और अखबार में भी हमने विज्ञापन दिया हुआ है और साथ ही साथ हम कुछ बसेस की भी व्यवस्था करेंगे जो कि गाँव से जा करके किसानों को लेकर के आएंगी। प्रतिदिन हम 10 से लेकर के 15 बसों की व्यवस्था करेंगे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, चूँकि इस बार हमको मेला बहुत बड़े पैमाने पर हम नहीं कर रहे हैं इसलिए कि हमको भीड़ बहुत ज़्यादा होने से जो कोविड की गाइडलाइंस है और उसको निश्चित रूप से फॉलो करने में दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम किसान भाइयों को दे सकें और मेले का पूरा कार्यक्रम उद्घाटन से लेकर के प्रदर्शन प्रक्षेत्र और जो तकनीकी सत्र में वैज्ञानिकों के साथ चर्चा होगी वह सब हम जो है YouTube के माध्यम से
प्रसारित करेंगे। और इसका लिंक भी हम किसान भाइयों को दे रहे हैं। जो किसान भाई मेले में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे वो अपने फ़ोन पर, मोबाइल पर पूरे मेले की गतिविधि और जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं इस बार बजट 2021 और 22 की अगर बात कही जाए तो इस बजट में गांव, किसान और ग्रामीण विकास के लिए क्या कुछ नया दिया गया। खासतौर से 1000 नई इनाम मंडियों को जोड़ने की बात कही गई है और इसके साथ साथ ग्रामीण विकास के लिए जो पैकेज था उसको 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण भारत की जब बात कही जाती है या कृषि क्षेत्र की बात कही जाती है और क्या कुछ खास रहा इस बार के बजट में, आइए देखते हैं। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीतगृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। लगातार कृषि दर्शन में आपको हम जानकारी देते हैं अलग अलग मोबाइल ऐप्स के बारे में भी। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं पीएम किसान मोबाइल ऐप के बारे में। देश भर में किसानों तक पहुंच को और अधिक व्यापक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। पीएम किसान ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। पीएम किसान ऐप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर आधारित एप्लीकेशन है। भारत सरकार ने लघु और सीमांत किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की जिसे नाम दिया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना। पीएम किसान मोबाइल ऐप जिसे कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। सरकार द्वारा पीएम किसान ऐप के तहत कृषि योजनाओं की जानकारियां और लाभार्थियों तक उसकी पहुंच के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इस ऐप में योजना के लिए अनिवार्य स्वयं पंजीकरण, भुगतान की स्थिति की जांच और आधार के अनुसार नाम में सुधार करने की सुविधा भी उपलब्ध है। और आइए अब नजर डालते हैं अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव पर। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में गेहूं का भाव 1,580 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कोटा मंडी में 1,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लालसोट मंडी में भाव 1,605 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं का भाव 2,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजकोट मंडी में 1,810 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मेघराज मंडी में 1,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में गेहूं का भाव 1,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।
आगरा मंडी में भाव 1730 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फतेहपुर मंडी में गेहूं का भाव 1725 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। कृषि दर्शन में अब आइए जान लेते हैं देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक स्थानों पर बारिश संभव। 2 दिन हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान। मंगलवार और बुधवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा। बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसेंगे बादल। मंगलवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बरसात के आसार। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में मंगलवार को कहीं कहीं बरसात का अंदेशा। मंगलवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान। और आइए अब आपको बताते हैं सोशल मीडिया खासतौर पर ट्विटर पर क्या कुछ साझा किया गया है कृषि क्षेत्र को लेकर। आइए देखते हैं। तो लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आप अपना कोई सुझाव या प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप पत्र व्यवहार के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये तो मुझे करके रहना है। धमकी दे रहे हो? तू अभी से जमीन के हिस्सों की बात करने लगा। चल निकल तू भी। उसकी जमीन उसके पास और मेरी जमीन मेरे पास। जमीन का बंटवारा हुआ था उनके मरने के बाद। पहले मेरी अर्थी उठ लेने दे। देखो इसकी कैसा भाई है तू।